नमस्कार दोस्तों, फिर से आप सभी का स्वागत है आपके पसंदीदा एमपीपीएससी उत्कर्ष के इस यूट्यूब चैनल में। आज हम एक ऐसे अंतर्राष्ट्रीय महत्वपूर्ण परियोजना के बारे में बात करते हैं जो भारत ने बीएचईएल ने भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने भूटान में दूसरे प्रोजेक्ट को पूरा करने की बात कही है। इसका नाम है पुना सांक्षु प्रोजेक्ट। तो चलते हैं इसके बारे में, क्या है खास, क्यों पढ़ रहे हैं इसे और इसका ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र से क्या महत्व रखता है। तो यदि हम बात करें पुना साक्षु सेकंड जल विद्युत परियोजना की, तो ये पुना साक्षु जल विद्युत परियोजना कहां है? तो भूटान में है। और किसने बनाई है? तो यही हमसे पूछा जा सकता है। भेल ने। भेल क्या होता है? भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड ने इसकी सेकंड यूनिट को बनाने का कारवां शुरू कर दिया है। ये कौन से दो देशों की संयुक्त परियोजना है? तो पुना साक्षु परियोजना भारत और भूटान के मध्य एक संयुक्त परियोजना दिखाई देती है। कितने मेगावाट की होने वाली है? तो लगभग 1020 मेगावाट की ये पुना सांक्षु सेकंड बिजली परियोजना होने वाली है। इस परियोजना से बीएचईएल क्या कर रहा है? तो बीएचईएल द्वारा टरबाइन और अन्य बिजली के उपकरण बना रहा है। इसके अलावा भूटान के जो कौन सा जिला है, वांगडू जिला है, इस जिले में ये लोकेट करती है और इस क्षेत्र में यह बहुत रणनीतिक महत्व भी रखती है, ये बहुत महत्वपूर्ण रखती है। तो चलते हैं और बारे में पुना साक्षु जल विद्युत परियोजना के बारे में। तो भारत और भूटान की ये संयुक्त परियोजना है, बट लोकेट करती है भूटान में। 2006 में जुलाई में जो समझौता हुआ था उसी के तहत ये सेकंड हम बना रहे हैं। पहले चरण में 1200 मेगावाट और दूसरे चरण में 1020 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। ये किस नदी पर है? तो ये पुना सांक्षु नदी पर ही लोकेट होती है, ठीक है। और पुना सांक्षु जो नदी है वो किस नाम से जानी जाती है? इसे हम संकोश नदी के नाम से भी जानते हैं और संकोश इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र नदी, इसीलिए हम इसमें विशेष रूप से हम जानते हैं। ये कैसा प्रोजेक्ट होने वाला है? तो इसे रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट के तहत हम बना रहे हैं, अर्थात पानी को मूल रूप से रोकेंगे नहीं, निरंतर रूप से यहां पर पानी प्रवाहित होता रहेगा और ऊपर से नीचे जब पानी भर जाएगा तो वो आगे बढ़ेगा और इससे ही हम बिजली को बनाने वाले हैं। और भूटान में जो ये बीएचईएल है, और बीएचईएल का भूटान देश में योगदान कितने परसेंट का है? 89% का इस परियोजना के बाद से होने वाला है। यदि हम रन ऑफ द रिवर पनबिजली प्रोजेक्ट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि पानी लगातार आगे से बढ़ता जाता है, बस बिजली इससे उत्पादित करके पानी को कैरी फॉरवर्ड उसमें किया जाता है। तो रन ऑफ द रिवर जो पनबिजली परियोजना है, एक हाइड्रोलॉजिकल प्रोजेक्ट होता है। इसमें ऐसे बिजली का उत्पादन किया जाता है जिसमें बिजली उत्पादित होती है और प्राकृतिक रूप से जो पानी है वो प्रवाहित होता रहता है। इसके अलावा इसमें बहुत बड़े बांध की आवश्यकता नहीं होती है, बस पानी को घुमा घुमा कर आगे बढ़ाया जाता है और टरबाइन उसमें घूमती है और बिजली बन जाती है। इसलिए इसे क्या कहा जाता है? रन ऑफ द रिवर कहते हैं। पानी लगातार बहता रहता है और बिजली उससे बनती रहती है। अब यदि हम देखें तो भारत में सबसे बड़ी रन ऑफ द रिवर में कौन सी परियोजना है? तो सबसे बड़ी रटले परियोजना है। फिर हम बना रहे हैं पुना सांक्षु प्रोजेक्ट बना रहे हैं सेकंड, फिर मंगदेशु प्रोजेक्ट बना रहे हैं और फिर खोलोंगशु प्रोजेक्ट बना रहे हैं। तो ये 4 प्रोजेक्ट है जो भारत द्वारा 4 बड़े पन बिजली प्रोजेक्ट के रूप में रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट में जाने जाते हैं। अब हम देखते हैं आखिरकार इससे क्या प्रॉफिट है, आखिरकार इससे लाभ क्या है जो ये प्रोजेक्ट होते हैं। तो इससे सबसे बड़ी प्रोजेक्ट ये लाभ है, ये एनवायरनमेंट के बिल्कुल अनुकूल होते हैं। दूसरा, बांध के निर्माण से ना तो आसपास के क्षेत्र में ना ही किसी प्रकार का डूबने का क्षेत्र होता है, ना ही कोई जलमग्न होता है और ना ही जल में कोई तरह की विविधता आती है, ना प्रदूषण होता है, ना कोई समस्या आती है। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसों का भी उत्सर्जन नहीं होता है। तो ये बहुत अच्छी बात है, परियोजना हमारे में है भी। इसके अलावा जब बांध ही नहीं बनेगा, पीछे जलाशय ही नहीं बनेगा, तो भूकंप आने की संभावना होगी ही नहीं। इसके अलावा इसमें गाद जमने और दरार उत्पन्न जैसी समस्या नहीं होती, क्योंकि जब हम बांध बनाते हैं वो बहुत कम हाइट का होता है और उसके ऊपर से पानी आगे की ओर बढ़ता जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा चूंकि बांध का निर्माण नहीं होता और इसी जब बांध नहीं निर्मित होता तो किसी का विस्थापन नहीं होता, कोई माइग्रेट नहीं होता, और जब माइग्रेट नहीं होता तो खुशियां ही खुशियां नजर आती हैं।
इसके अलावा भारी जलाशयों के भार से भूकंप जैसी घटना भी नहीं होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखते हैं कि भारत और भूटान के बीच संयुक्त नदी घाटी परियोजना कौन कौन सी है। तो पहली कौन सी है, यही पोनांगशु है ना। तो ये कौन सी नदी पर है, संकोश नदी पर है। दूसरा चूखा परियोजना भी कहां है, भारत और भूटान के संपर्क पे दिखाई देती है। पंचेश्वर परियोजना भारत और नेपाल के बीच में। शारदा बैराज भारत और नेपाल के बीच में। ताला परियोजना भूटान और भारत के बीच में। और बुनाखा परियोजना भी भारत और भूटान के बीच में। अंत में चलते हैं तो फुनेटेश शोलिंग परियोजना भारत और भूटान के बीच में दिखाई देती है। तो ये भारत और दूसरे किसी पड़ोसी देश के बीच में एक मल्टी है ना क्रो प्रोजेक्ट है, एक संयुक्त परियोजना दिखाई देती है। अब देखते हैं भारत और भूटान के बीच में जो बिजली परियोजना बन रही है वो कौन कौन सी है। पहला है चूखा परियोजना 336 मेगावाट की है। कुर्ची परियोजना 60 मेगावाट की है। ताला परियोजना 1020 मेगावाट की है। और मंगदेछू प्रोजेक्ट 720 मेगावाट का दिखाई देता है। तो ये बहुत बड़ी और बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं जो आपके काम आ सकते हैं, जो आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। आप जानते हैं कि ये किसकी सहायक है, तो ब्रह्मपुत्र की सहायक है, जिसका उद्गम कहां से होता है, तो कैलाश पर्वत के निकट चेमा योंगडोंग ग्लेशियर मरियम ला दर्रे से होता नजर आता है। जब ये निकलती है ब्रह्मपुत्र तो पूर्व की ओर, ईस्ट की ओर बढ़ती है और यहां पर आगे बढ़ने के बाद अरुणाचल प्रदेश में जब ये नामचा बुरवा पर्वत के पास से यू टर्न लेने लगती है तो शियांग नाम से यू टर्न लेती है। जब भारत में प्रवेश करती है तो दिहांग नाम से प्रवेश करती है। दिहांग में जब दिबांग और लोहित नामक नदियां मिल जाती हैं तब इसी नदी का नाम ब्रह्मपुत्र होता है। फिर यही ब्रह्मपुत्र नदी सादिया से लेकर दुबरी के बीच में आप रैंप घाटी में बहती है और इसी बीच दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली और भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा का निर्माण करती है। फिर यह नदी बांग्लादेश में प्रवेश करती है जहां भी इसे ब्रह्मपुत्र कहते हैं। फिर चोलामू ग्लेशियर से निकलने वाली तीस्ता जो भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी है, जब तीस्ता और ब्रह्मपुत्र मिल जाते हैं तब इस नदी का नाम जमुना हो जाता है। फिर जमुना गंगा से मिलती है जिसका नाम पद्मा बांग्लादेश में होता है। तो पद्मा और जमुना के आपस में मिलने के बाद भी नदी का नाम पद्मा रहता है। फिर यह नदी मणिपुर की लैमाटोल पहाड़ी से निकलने वाली बराक नदी से मिलती है और बराक नदी को जो बांग्लादेश है यहां इसे कुशियारा कहा जाता है। बराक नदी को सुरमा कहते हैं और सुरमा नदी से जब इसकी सहायक कुशियारा नदी मिलती है तब नाम होता है मेघना और अंत में मेघना और पद्मा मिलकर नाम रहता है मेघना और मेघना नदी ही अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। तो ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट था। यहां पर पक्के टाइगर रिजर्व कोमेंग नदी के किनारे, मानस नदी के किनारे मानस नेशनल पार्क, मांजुली सबसे बड़ा नदी द्वीप है, इसके बहुत महत्वपूर्ण दिखाई देते हैं। तो यही इसकी मेन जानकारी थी। अब आते हैं शंकोश पे। तो शंकोश नदी का उद्गम कहां से होता है, तो शंकोश नदी का उद्गम उत्तरी भूटान से होता है और भारत में असम राज्य में जाकर यह किससे मिल जाती है, ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है। कई स्थान पर जाइए तो कई स्थान पर इसका नाम स्वर्ण कोशा मिलता है, स्वर्ण रेखा नहीं मिलता, स्वर्ण कोशा भी दिखाई देता है। और इसी संकोश नदी को भूटान में किस नाम से जानते हैं, तो पूना सांगशु की नदी के नाम से भी जाना जाता है। और यह नदी भारत में असम और वेस्ट बंगाल की बॉर्डर बना देती है। इसके अलावा जो इसका पूरा का क्षेत्र है ये डेसिड यहां पर एवरग्रीन सघन वनों से ढका हुआ नजर आता है। जब भारत में प्रवेश करती है तो असम और बांग्लादेश की बहुत क्षेत्र में बहती है। इसमें मानस, संकोश, तीस्ता और गंगा नदियों के आपस में क्षेत्र को जोड़ा भी जाना संभव है या जोड़े जाने की बात की जा रही है। वैसे भारत और भूटान के बारे में बात करें तो भारत और भूटान की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर की नजर आती है। 4 स्टेट इससे लगते हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, असम और अरुणाचल। इसके अलावा भूटान की जो मैक्सिमम बॉर्डर है वो 269 किलोमीटर की असम से लगती है, जबकि मिनिमम जो बॉर्डर है वो मात्र 32 किलोमीटर की सिक्किम स्टेट से लगती हुई नजर आती है। इसके अलावा यहां पर भारत की ओर से एसएसबी सशस्त्र सीमा बल यहां कार्य करता है। तो ये इसकी प्रमुख जानकारी थी। भूटान के बारे में यदि हम देखें तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। इसके अलावा यहां इसका आधिकारिक नाम किंगडम ऑफ भूटान है। पूरा नाम इसका क्या है, किंगडम ऑफ भूटान है।
यहाँ की लैंग्वेज भूटानी है। भूटानी भाषा में ड्रुक गयाल खाप कहा जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, लैंड ऑफ द थंडर ड्रैगन। तो भूटानी भाषा में इसे क्या कहा जाता है, ड्रुक गयाल खाप के नाम से भी इस देश को जाना जाता है। ये कैसा एरिया है, तो एक ये माउंटेनी रीजन है, यह एक पर्वतीय क्षेत्र है जिसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, गांकर पुनसुम इसकी सबसे ऊंची चोटी नजर आती है। यहाँ की इकोनॉमी कैसे चलती है, तो एग्रीकल्चर पर, फॉरेस्ट पर, टूरिज्म पर और हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी ऊर्जा को बेचकर इसका काम चलता है। यहाँ का जो प्रमुख जनजाति समूह है वो कौन सा है, तो भूटिया ट्राइब यहाँ की प्रमुख ट्राइब नजर आती है। इसके अलावा भूटान विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने आर्थिक विकास का माप खुशहाली के बेस पर किया है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, भूटान तो नंबर 1 हमेशा से होता है। इसके अलावा यदि हम देखें तो भूटान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मानस इज द लॉन्गेस्ट रिवर, इसकी लंबाई 376 है। भूटान की संसद का नाम क्या है, तो इसकी संसद का नाम राजतंत्र है। भूटान की सबसे लंबी नदी मानस है, 376 किलोमीटर है। लोकतांत्रिक चुनाव के बाद 2008 में भूटान में क्या है, लोकतांत्रिक देश है। पहले एक राजतंत्र था, बट 2000 कब से, तो 2008 के बाद से एक ये कैसा देश है, तो एक ये अब लोकतंत्र का देश है। यहाँ के राजा राज्य के क्या होते हैं, प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति जैसे अब काम करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने देश को निम्न आय वाला देश माना है, चूंकि अर्थव्यवस्था कमजोर है। और 1968 से भारत और भूटान के राजनीतिक जो संबंध है वो बहुत प्रगाढ़ दिखाई भी देते हैं। तो यहीं तक था आज का ये कारवां। पूरा उम्मीद करता हूं कि अब आपको पोनाशांशु प्रोजेक्ट या जो ब्रह्मपुत्र की ये सहायक नदी है इसके बारे में आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। अगले ऐसे ही तात्कालिक वीडियोस के लिए, करंट से रिलेटेड वीडियोस के लिए मैं आपसे लगातार मिलता रहूंगा। अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।